नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ WBE यानी वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्शन। अब इंतजार है इसके नतीजों का। 7 चरण में वोटिंग पूरी हो चुकी है और नतीजों से पहले आते हैं एग्जिट पोल। एनडीटीवी इंडिया आपको दिखा रहा है तमाम एग्जिट पोल का सार, उसका निचोड़। तो सबसे पहले हम एग्जिट पोल ब्रेकिंग से ही शुरुआत करते हैं। और ब्रेकिंग क्या है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि हमारा पोल ऑफ पोल्स क्या बता रहा है। हमारा पोल ऑफ पोल्स बता रहा है कि कांग्रेस को 63 सीटें मिल सकती हैं। यह अनुमान जताया जा रहा है। जो तमाम एग्जिट पोल आए हैं उनका नतीजा हम आपको यहां पर बता रहे हैं, निचोड़ बता रहे हैं। और एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स में दिखाया गया है कि अन्य दलों को 37 सीटें उनके खाते में आ सकती हैं। अन्य दल जो ना तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ना ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। और एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक एनडीए जो गठबंधन है बीजेपी की अगुवाई वाला, उसको 361 सीटें आ सकती हैं। ये निचोड़ है। आपको बताएं ये डेटा बदल भी सकता है, क्योंकि जैसे जैसे एग्जिट पोल अलग अलग संस्थाओं के आ रहे हैं, अलग अलग चैनल्स से आ रहे हैं, अलग अलग माध्यम से आ रहे हैं, उसको जोड़कर हम ये सार बता रहे हैं। अब ये ओवरऑल तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। एनडीए 361 सीटें, इंडिया गठबंधन 145 सीटें और अदर्स के खाते में 37 सीटें जा सकती हैं। ये है एनडीटीवी इंडिया पोल ऑफ पोल्स का अनुमान। मेरे दो सहयोगी भी हमारे साथ हैं, सुमित और निधि। आगे की चर्चा को वो अब आगे ले जाएं। शुक्रिया अनंत, इस अपडेट के लिए एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अब निधि कुलपति मैम हमारे साथ जुड़ गए। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। हम काफ़ी देर से आपका इंतजार भी कर रहे थे कि आप आएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय कुमार जी CSDS से, संजय जी, एक और दो संजय, नाम लेके बुलाना पड़ेगा, माफ़ी चाहता हूँ, IANS के कंसल्टिंग एडिटर, और संदीप शास्त्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। एक बार फिर से आंकड़ा आ गया है 361 एनडीटीवी का पोल ऑफ पोल्स बोल रहा है, जैसा कि हमने दिखाया। और ये इशारा कर रहा है पोल ऑफ पोल्स का अनुमान आया, आंकड़ा नहीं आया, आंकड़े का इंतजार कीजिए। पोल ऑफ पोल्स के अनुमान का आंकड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे अहम बात ये सुमित की, जो 81 दिन तक चला ये चुनाव, सबसे लंबा शायद अब तक सर चला होगा ये चुनाव। पिछली बार 2019 जो था 75 दिन तक चला था, ये 81 दिन तक चला। और 7 चरणों का जो मतदान आज पूर्ण हुआ है, तो एक राहत की बात है। एनडीटीवी इंडिया ने खास पेशकश विशेष इंतज़ाम किए हैं और तमाम इन 81 दिन तक हमारे सहयोगी सुमित, तमाम सहयोगी फील्ड पर इतना गए। कार्निवल एक नई पेशकश थी और आज भी नए अंदाज में ये पेश किया जा रहा है। बहरहाल ये एग्जिट पोल का जो एक दिन है, क्योंकि 7 चरण जब समाप्त हो जाते हैं उसके बाद सबकी निगाह एग्जिट पोल पर आ जाती है। तो जो ये हमारे सामने पोल ऑफ पोल्स एनडीटीवी इंडिया पेश कर रहा है, ये रुझान है, जैसे संजय जी ने बताया, रुझान है, संकेत है। 4 तारीख तक हम सबको इंतज़ार करना होगा। लेकिन क्योंकि हम लोग जिस तरह से चुनावों का 4 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इनके क्या मायने। संजय, अगर मैं आपको बीच में, आप यहाँ पे बैठे IANS, आपको क्या लग रहा है कि जो ये आज इंडिकेशंस मिल रहा है, अभी मैं कुछ देर पहले पवन खेड़ा को यहाँ पे कहते हुए सुन रही थी कि 2004 का ये रिपीट होगा, लेकिन एक तरह से जो इतनी तमाम एजेंसीज ने ये दिए हैं इंडिकेशंस जो मिल रहे हैं, इस पे भरोसा किया जा सकता है? सबसे पहली बात, आपने पवन खेड़ा जी का नाम लिया। 2004 का अगर रिपीट होगा तो कांग्रेस 140-48 सीट और बीजेपी 182 से नीचे आई थी, और कांग्रेस और बीजेपी का फासला 18 सीटों का था मात्र, और कांग्रेस उनकी सरकार बनी थी। वो परिस्थितियां है ही नहीं, मतलब उस डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि एग्जिट पोल को देखने का मेरा नज़रिया 2 तरह का है। एक, एग्जिट पोल को आप इतने 2 महीने 2.5 महीने का चुनाव चला, तो एक क्लोजर के साथ एंटिसिपेशन होता है। जैसे एक त्यौहार की तैयारी होती है, तो उसकी ये पूर्णाहुति है त्यौहार की, काउंटिंग 4 तारीख को होगी। तो इसको फेस्टिविटी के जो माने फिनाले होता है, ग्रैंड फिनाले के तौर पे देखिए। उसके साथ एक चीज़ और निकल करके आती है कि आज तक ब्रॉडली किसी के नंबर कभी किसी के सही होते हैं, ज़्यादातर के नहीं होते, लेकिन 1-2 एग्जिट पोल सही जगह के आसपास पहुंचता है। एग्जिट पोल आपको एक ट्रेंड जरूर दिखाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक तरफ एग्जिट पोल पूरी तरफ जा रहा है और वो बिल्कुल ही रिवर्स डायरेक्शन में चला जाए। कई बार ये होता है, किसी ने हंग कहा, किसी ने क्लोजर टू मेजॉरिटी कहा, किसी ने मेजॉरिटी मार्क कहा और फिर उसके ऊपर चला गया। ये ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये जो अनुमान है, मेरे हिसाब से ये अनुमान जो बहुत सारे लोग चुनाव के दरमियान क्लोजली चुनाव को देख रहे थे या बाकी तरह से एनालाइज कर रहे थे, उसके ज़्यादा करीब है। इसके रिवर्सल के चांसेस नहीं, नंबर थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं सर, एक फैक्ट क्लियर कर देना चाहिए
कि ये जो पोल ऑफ पोल्स आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें जो जो एजेंसीज के पोल शामिल हैं उनके नाम आपको बता देता हूं। दैनिक भास्कर का है, इंडिया न्यूज़ का है, इंडिया टीवी का है, जन की बात है, न्यूज़ नेशन है, रिपब्लिक भारत है, इंडिया न्यूज़ है, इंडिया टुडे, इतना ही है। इंडिया टुडे एक्सिस का आंकड़ा इसमें नहीं है। इंडिया टुडे एक्सिस के बारे में कहा गया कि बीते 2 बार से उनका आंकड़ा बिल्कुल ठीक हुआ, उन्होंने बिल्कुल ठीक प्रेडिक्ट किया एक्सिस कंपनी ने। वो आंकड़ा भी नहीं है, वो शायद कल अपना आंकड़ा रिवील करेंगे, तब ये नंबर जो हम आज दिखा रहे हैं वो भी इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। गुरु प्रकाश जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बिहार से हैं। धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो जो ये आज एग्जिट पोल ऑफ पोल्स आ रहा है, बिहार में पिछली बार बीजेपी ने 17 जीती थी, अब इस बार क्या आपको लग रहा है जो आ रहे हैं यहाँ पर जो रुझान, ये संकेत, राहत महसूस कर रहे होंगे? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अगर आप लोकसभा की बात करें तो 2009 के लोकसभा चुनावों के बाद से ही 2009 का आम चुनाव हो, 2014 का आम चुनाव हो, 2019 का आम चुनाव हो, हमें बहुत अच्छी संख्या में लोगों का जनादेश और आशीर्वाद मिलता रहा है। 2004 का लोकसभा चुनाव छोड़ दें तो निरंतर लोकसभा चुनावों में दिल्ली में किसको बैठाना है ये बिहार के लोग भली भांति जानते हैं। इस बार भी चूंकि हम लोग 40 में 39 पे ऑलरेडी स्टैंड कर रहे हैं और जो अभी नतीजे या एग्जिट पोल के वोट प्रतिशत के शेयर आ रहे हैं, कोई बहुत इसमें कम होता तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन निश्चित रूप से वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और सीटों की संख्या या तो हम मेंटेन करेंगे या आगे बढ़ाएंगे। इसको लेकर के हम आश्वस्त हैं। 17 सीटें हम लड़ रहे थे, पिछले बार भी हमारा स्ट्राइक रेट लगभग 100% का था। इस बार भी अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, आपसे सवाल पूछ रहा हूं मैं, जो अपने पास पोल ऑफ पोल्स है 8-9 एजेंसीज का मैंने जो नाम लिया, सब में नुकसान है। मतलब पिछली बार क्योंकि आप पीक पे थे, 40 में से 39 सीटें थी, इस बार 3 से लेकर 10 सीटों का नुकसान एनडीए को दिखाई दे रहा है। आपने कहा कि आप बढ़ाना चाहते हैं, आप बढ़ेंगे कहेंगे, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा सुन लीजिए। क्रिटिकली अगर आपको अपने आप को एनालाइज करना हो तो क्या अलायंस के बगैर अगर भाजपा लड़ती तो ज़्यादा बेहतर होता इस पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक? क्योंकि आपके तो 16-17 सीटें आधी दिखाई दे रही हैं, पर आपके सहयोगियों की वजह से आपका आंकड़ा कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहा है पिछली बार से। नहीं, देखिए, सहयोगी हमारे, आपका संकेत, आपका इशारा नीतीश कुमार जी की तरफ है, लेकिन हम ये बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये तथाकथित इंडी अलायंस की नींव का गठन हुआ था। 1 साल के ऊपर का समय हो गया और इंडी अलायंस नाम की कोई चीज़ होती है, ये नीतीश कुमार जी ने इसकी कल्पना की थी। और नीतीश कुमार जी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, हम लोग कुल मिला के 5 पार्टियां हैं जो यहाँ चुनाव लड़ रहे थे और 5 पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड हो, सामाजिक स्तर पर प्रतिनिधित्व हो। मांझी जी हमारे मूसर महादलित समाज के बड़े नेता हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बाद लोक जनशक्ति पार्टी भी हमारे साथ आई है, चाचा भतीजे दोनों हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं और नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से एक ऐसा रेनबो कोalition हम कह सकते हैं, एक ऐसा रेनबो कोalition है जिसमें समाज के सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व दिखता है। नतीजे क्या होंगे उस पर टिप्पणी करना अभी उपयुक्त नहीं, लेकिन 40 में से 39 पे हम स्टैंड कर रहे हैं सुमित जी। और पुनः मैं आपको ये बोल सकता हूं कि 40 में 39 या निश्चित रूप से 39 से बेहतर। गुरु प्रकाश जी, एक सवाल और, आपके उम्मीदवार थे पवन सिंह, आसनसोल से टिकट दिया, वापस ले लिया, इंडिपेंडेंट लड़ गए हैं काराकट में, और आपकी अपने जो उपेंद्र कुशवाहा साहब हैं उनकी जीत को उन्होंने मुश्किल कर दिया है, और इस आपस की लड़ाई में कहीं आपके विरोधी का फायदा ना हो जाए। क्या आप भी देखते हैं कि पवन सिंह का लड़ना या पवन सिंह का साथ ना रहना एक खतरे की घंटी है कम से कम एक सीट पर? नहीं, देखिए सुमित जी, ऐसा है कि पवन सिंह जी को निश्चित रूप से हम लोगों ने पहले आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार, और ये विशेष तौर पे यहाँ बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बीजेपी बिहार ने उस चिट्ठी को ट्वीट किया और उस चिट्ठी को ट्वीट करके उनके निष्कासन को भी हमने कह दिया कि पवन सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। जहां तक आखिरी फेज की सीटों की बात है, वो चाहे काराकाट हो, पाटलिपुत्रा हो, पटना साहिब हो, बक्सर हो, आखिरी फेज में चुनाव होने का लाभ सुमित जी ये हुआ है कि इन चारों सीटों पे बिहार पे कम से कम हमारे सारे नेता यहाँ फोकस कर रहे हैं। निश्चित रूप से कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों का हम डटकर सामना कर रहे हैं। पवन सिंह जी हो या कोई और व्यक्ति हो, उपेंद्र कुशवाहा जी काराकाट से, क्योंकि काराकाट का भी एक भौगोलिक चरित्र है, एक सामाजिक स्वभाव है,
काराकाट लगातार हमें अपना आशीर्वाद देता रहा है। इस बार भी कम बेसी कहिए, लेकिन काराकाट से निश्चित रूप से हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। आखिरी सवाल गुरु प्रकाश जी, जो ये विपक्ष के खेमे से है, आरजेडी से पूछना चाहिए लेकिन आपसे, क्योंकि ये दिखाया जा रहा था जो थोड़ा बहुत कि जो आरजेडी की रैलियाज हो रही थी उसमें बहुत भीड़ आ रही थी, सोशल मीडिया पे तो ये आ रहा था, क्या हुआ? क्या आपको लग रहा है जो भीड़ आती है वो वोट नहीं करती है, या एग्जिट पोल से क्या आप आंकलन करेंगे भीड़ का? नहीं देखिए, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। और मैं अपने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, अभी कुछ ही दिनों पहले जिनका स्वर्गवास हुआ, स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी, वो अक्सर ऐसा कहते थे कि बिहार की राजनीति 3 ऐसे पिलर्स पे टिकी हुई है, और 3 पिलर्स में वो उदाहरण देते थे भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल का। तो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, और 2 पिलर्स अगर एक तरफ हो जाते हैं तो उस पिलर का पलड़ा भारी हो जाता है, और हर पिलर का अपना महत्व होता है। तो राष्ट्रीय जनता दल निश्चित रूप से उनका एक सामाजिक समीकरण है, और माई समीकरण पर लालू जी की राजनीति लगातार रही है, तो उनका अपना एक बेस है, उसको इनकार नहीं कर सकते, हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन उस बेस में भी कम से कम इस चुनावों में हमने देखा है कि माइनॉरिटी महिलाएं हों, यादव महिलाएं हों, यादव युवा हों, वो बढ़ चढ़ करके हमारे नेतृत्व को अपना जनादेश, अपना आशीर्वाद देने का मन बना रही है। आप रहिएगा मेरे साथ। तो मानव जायसवाल टीएमसी के प्रवक्ता, वो भी जुड़ गए। मानव, स्वागत है आपका। आता हूँ मैं आपके पास आपकी इजाज़त से। एक यहाँ पर रिएक्शन संजय जी का लेना चाहूँगा, संजय कुमार जी CSDS और वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम बिहार पे चर्चा कर रहे हैं। बिहार में पिछली बार मतलब आपका 100 में से 99 नंबर थे। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि इस बार जो बात बीजेपी क्लेम कर रही है कि इम्प्रूव कर सकते हैं, 40 की 40 सीटें जीत सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखती थी जमीन पर? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता कि 39 से ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि 40 सीटें, टोटल 40 सीटें हैं, और जिसका आपने जिक्र किया पिछली बार 40 में से 39 जीती थी सीटें। ये ज़रूर है कि एग्जिट पोल का जो अनुमान है उसके हिसाब से जैसा पहले अनुमान लगाया जा रहा था उससे बेहतर प्रदर्शन करती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन 40 की 40 सीटें जीतती हुई तो मुझे दिखाई नहीं पड़ती एनडीए। तो नुकसान किसकी वजह से हो रहा है? अब बीजेपी अपना प्रदर्शन बरकरार रख रही है, तमाम एग्जिट पोल उसी ओर इशारा कर रहे हैं। अगर एनडीए को नुकसान हो रहा है, और जिसकी संभावना पूरी तरह है, तो उनके सहयोगियों का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है जितना 2019 में हुआ था। संदीप जी, एक बात मैं जोड़ूंगा, ये पोल ऑफ पोल्स ये दिखा रहा है कि 361 एनडीए और 311 बीजेपी। उसका मतलब यह है कि 50 सीटें नॉन बीजेपी एनडीए को यहाँ दिखा रहे हैं, और ये एग्जैक्टली वही नंबर है जो 2019 में था। हाँ। 2019 में नॉन बीजेपी एनडीए का 50 था। सो पोल ऑफ पोल ये दिखा रहा है कि बढ़त हो रही है बीजेपी की सीट में और एलाइज की सीट में नहीं। बिल्कुल। मानव जायसवाल हमारे साथ है। मानव, आपसे ये सवाल, जो एग्जिट पोल ऑफ पोल्स में जो आ रहा है, पिछली बारी 22 सीटें तृणमूल कांग्रेस की थी, इस बार क्या ये इशारा, जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं, उससे मन में थोड़ा सा डर है, अफसोस है? क्योंकि आपको याद होगा ममता बनर्जी ने भी सीपीएम का 34 साल का जो गढ़ था उससे पावर ली थी अपने हाथ में। अब बीजेपी धीरे धीरे क्या टीएमसी का जो किला है उस पर राह बना रही है? चलो, तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है, और ये जितने भी एग्जिट पोल और पोल ऑफ पोल है, इनको भी हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इनके भी आकलन सही साबित हो। ज़्यादातर जो भी होगा वो 4 जून को पता चल ही जाएगा। और जहाँ तक आपका जो नंबर्स है, ये मैं तो ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, बिकॉज बहुत सारे समय 2019, 21 और अभी भी देखा गया है कि एग्जिट पोल कहीं ना कहीं एक संशय का विषय हो जाता है। बहरहाल, जहाँ तक बात है, आपने ममता बनर्जी की बात करी, 34 साल के अंधकार से बाहर निकालने वाली नेत्री की बात आपने करी, तो बीजेपी में ऐसा कौन नेता है? ये जितने भी इनके नेतागण हो, मोदी जी से लेकर नीचे तक, किसने इतना संघर्ष किया है? क्या मोदी जी ने इतना संघर्ष किया है? क्या मोदी जी मुख्यमंत्री बन रहे थे तो उन्होंने वो क्या एमएलए बन के मुख्यमंत्री बने थे? वो तो हवाई वो दोनों तीनों के इनके बीचों में जो बीजेपी की सरकार वहां थी, वो नेतागण में आपाधापी में वो निकल गया ना। तो ममता बनर्जी कैनॉट बी कंपेयर्ड विद एनी लीडर, प्रेजेंट लीडर इन इंडिया। देश में कोई एक ऐसा नेता नहीं है, और अगर हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो विश्व में कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो ममता बनर्जी के संघर्ष के सामने टिक सके। मानव जी, आपसे सवाल अभिषेक मनु सिंघवी जी भी मुझे दिख रहे हैं। अभिषेक सर, मैं आता हूं आपके पास। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं,
राज्यसभा सांसद हैं, रहे हैं। माना मेरा सवाल, एक सवाल आपसे और था, और वो ये कि बीजेपी जो कि पश्चिम बंगाल की पार्टी नहीं रही, ऐसा क्या बीजेपी ने किया है 5 साल में वो इतना अच्छा कर लेती है? वो 18 लोकसभा जीत जाती है, 77 विधानसभा जीत जाती है, इस बार वो 25 से 30 का क्लेम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नाकामयाबी आपकी रही होगी ना, जो बीजेपी उस स्पेस को भरती जा रही है। टीएमसी कुछ छोड़ रही है क्या? अच्छा, ये जो जिस परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं, तो 2021 में एक नारा चला था, अब की बार 200 पार। आपको पता चल गया क्या मिला उनको। लेकिन जहां तक आप बात करते हैं ना, तो ममता बनर्जी ये तीसरी बार जो मुख्यमंत्री बनी है, और आपको पता है, पूरे देश को पता है कि हम दीदी का वोट बैंक बढ़ा है, वोट शेयर बढ़ा है। जब हम सेंट्रल इलेक्शन की बात करते हैं, शायद हम बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पाते, या शायद हमारे जो विचार है वो लोगों के साथ समरसता नहीं रखते, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये तो दीदी का नहीं, दिल्ली का इलेक्शन है। तो दिल्ली में वो राष्ट्रीय पार्टी को खोजते हैं जो कि कांग्रेस या भाजपा है। तो ये एक बहुत ही जेनेरिक ट्यूक है जिसको हमको एड्रेस करना होगा। लेकिन जहां तक बात है कि बीजेपी का वोट शेयर जो बढ़ा है, तो घटा किसका है? अगर हम 42% पे खड़े थे पिछले इलेक्शन में, तो नाउ वी आर सिटिंग एट 50%। 48 से 50% का जो ग्रोथ है, अगर 40 से आप 48 लाते हो तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आप 0 to 10 आओगे तो ज्यादा संघर्ष की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम नथिंग। बट वी हैव आवर बेंचमार्क इज वेरी हाई। बट जो बीजेपी को जो वोट शेयर मिला है वो सीपीआई और कांग्रेस का जो धराशायी जो हो चुकी है, उनका वोट बैंक उनको मिला। तो पीपल हैव एक्सेप्टेड ममता बनर्जी। लोगों, जनता ने ममता बनर्जी पे भरोसा दिखाया। ममता बनर्जी जो ब्रांड है उसके ऊपर भरोसा दिखाया, और ये भरोसा हमारे डेटा में आता है, हमारे वोट बैंक में आता है, हमारे शेयर में आता है। बिल्कुल सही बात कही कि जो जनता जानती है कि विधानसभा चुनाव है और ये देश के चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है। अभिषेक मनु सिंह भी हमारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आज इंडिया गठबंधन की बैठक भी हुई, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जी बाहर आए, उन्होंने 295 सीटों की बात की है कि इंडिया गठबंधन को मिलेगी। एग्जिट पोल ऑफ पोल्स हम दिखा रहे हैं, उसमें जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं, वो कुछ बिल्कुल अलग कर रहे हैं। आपका असेसमेंट? देखिए, आपके पास समय कम है, मैं बहुत संक्षिप्त रूप से कहूंगा कुछ बिंदु। पहली बात तो ये है कि अगर ये एग्जिट पोल सही हैं तो निश्चित रूप से बहुत दुखद प्रसंग है हमारे लिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन एक बहुत बड़ा अगर है, बहुत बड़ा अगर है। आपको मैं ये नहीं कहना चाहता कि किस एग्जिट पोल का क्या हुआ, लेकिन हमारे पास ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अभी हाल में 2023 में जो चुनाव हुए, किसी एग्जिट पोल ने जो बीजेपी के पक्ष में परिणाम आया मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में या किसी और स्टेट में भी, सिवाय राजस्थान को छोड़ के, कहीं भी सही नहीं दिया। उसके पहले आपने बंगाल का उदाहरण सुन लिया, अभी 225 से ऊपर वगैरह के जो था रिजल्ट। उसके बाद किसी उस प्रकार के बहुत थोड़ा आगे है बीजेपी टीएमसी से वगैरह वगैरह रिजल्ट थे, कभी नहीं हुआ ये। अब मैं समझता हूं कि जो ये आप देख रहे हैं, दिन भर की बैठक के बाद खड़गे जी ने जब बात हुई पूरे इंडिया गठबंधन में, तो हर लीडर ने अपने इनपुट्स लेके अपने लोगों से क्षेत्र वाइज ये आंकड़ा निकाला है 290-95 का। तो ये कोई हवा वाला आंकड़ा नहीं है। मुझे लगता है कि जो बहुत सारे पोल्स मैंने देखे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे दक्षिण में 60 सीट जो है तमिलनाडु और केरला के बीच में, उसमें आप 2-2, 3-3 करके सीट दे रहे हैं मोदी जी को। मैं नहीं समझता है सही। अगर तुक्के से कोई एक सीट आ गई तो बात अलग है। आप नीतीश कुमार जी की गिरावट पे पूरा वजन नहीं दे रहे हैं, उनको काफी सीट दे रहे हैं। तो कहीं जगह ये अतिशयोक्ति है, ज्यादा एक्सेसिव एग्जैजरेशन है। इस प्रकार के और उदाहरण है। मैं अभी बेंगलोर में काफी समय के लिए था। अभिषेक जी, बेंगलोर में जो बीजेपी वाले खुद कहते हैं कि डबल डिजिट तो आना चाहिए, वर्स्ट सिनारियो में 9 देते हैं। अभिषेक जी, उस 295 में कांग्रेस की अपनी खुद कितनी है, ये आकलन आपने क्या होगा? एक नीतिगत निर्णय लिया है। ये आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि हम इसको विभाजन करके नहीं बता रहे हैं, हम साथ लड़े हैं, एक आंकड़ा देंगे इंडिया अलायंस का, और वही हमने रखा है। हम जानबूझ के इसको डिवाइड कर करके और बाकी मुद्दे उठा के नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, जो आपका अगर असेसमेंट रहा हो। लेकिन एक सवाल, क्योंकि आपने नीतीश कुमार का नाम ही ले लिया, पहला झटका इंडिया गठबंधन को क्या यही था कि जो नीतीश कुमार कन्वीनर बनना चाहते थे, या उन्होंने जो कोशिश की वो ही अलग चले गए थे? क्या आपको लगता है वो पहला एक था? मैं समझता हूं कि ये उनको एक लेफ्ट हैंडेड बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होगा। आप ज्यादा महत्व दे रहे हैं। जो व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी
इतनी बार दल बदल के बाद आयालाल और गयालाल तो बेचारे सोच के भी कांप जाएंगे जो आपने देखा है इसमें। उस एक व्यक्ति की इतनी क्रेडिबिलिटी हो कि उनके एक बदलने से हम चुनाव हार रहे हैं, मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का कोई भी एनालिसिस हो सकता है। उनके खुद के प्रदेश में उनके खुद के जो काडर है उनसे आप पूछिए, बात करिए, आपको सही तकाजा मिल जाएगा। तो मैं बिल्कुल इतना ज्यादा महत्व एक व्यक्ति को नहीं दूंगा, बल्कि बिहार में तो उनका वर्चस्व खुद सब मानते हैं बहुत कम हो गया है जी। मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे ओवर स्टेटमेंट्स मैंने देखे, स्टेट बाय स्टेट मैंने कुछ आपके पोल्स देखे हैं। ये कहना कि स्वीप जहां हुई है वहां पर वापस पुनः स्वीप होगी, 100% या 99.99% होगा। गुजरात भी, मध्य प्रदेश भी, इस बार तो छत्तीसगढ़ भी जोड़ दिया उसमें। मैं समझता हूँ ये थोड़ा अगर बहुत विनम्रता से कहा जाए तो ये कुछ अतिशयोक्ति। ठीक है सर, हम जो कह रहे हैं अभिषेक सर, वो ये जो आंकड़े मेरे पास है 8-9 एजेंसीज के, उनके बिना पे कह रहे हैं, और वो यही कह रहे हैं कि 26 की 26 गुजरात की, 29 में से 28 मध्य प्रदेश की, 11 में से 8 या 9 छत्तीसगढ़ की जा रही हैं। शुक्रिया अभिषेक सर वक्त निकालने के लिए, थैंक यू सो मच। जी आप कुछ बोल रहे हैं? एनडीटीवी ने एग्जिट पोल नहीं किया है। हम लोग एग्जिट पोल नहीं करते हैं सर, हम पोल ऑफ पोल्स करते हैं, हम सबका निचोड़ एक साथ दिखाते हैं। आपका स्केप्टिसिज्म सही है, ओके। 371 हमारे पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक एनडीए को आ रही है, जिसमें 311 बीजेपी की हैं और 145 इंडिया ब्लॉक की हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे। मेहमान हमारे जो विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट के आते हैं। तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शन, ये बड़ी कवरेज एनडीटीवी इंडिया पे आप देख रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं, और ये देश का युवा है जो वोट डालना चाहता है, जो बात करना चाहता है। किस मुद्दे को लेकर आप वोट डालते हो? कौन सा मुद्दा आपको सबसे अधिक सोचने पर या विचार करने पर मजबूर करता है? बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अभी इस देश में बहुत बड़ा इशू है, और एज ए यूथ इन 20s मेरा मानना है कि एम्प्लॉयमेंट हर सरकार का एक बेसिक मुद्दा होना चाहिए। उसके अलावा सोशल जो हमारी इंक्लूसिवनेस है, सोसाइटी है, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं हिंडर्ड हुई थी। बट ओवरऑल देखा जाए, जैसे कंट्री का स्ट्रक्चर भी बढ़ा है प्रीवियस गवर्नमेंट के अंदर, और एक राष्ट्रवाद भी मुद्दा रहा था जो पॉजिटिव नेगेटिव वे में दोनों तरीके से जिसने इफेक्ट किया है पॉलिसीज़ को। तो मेरे लिए यही कुछ मेन मुद्दे हैं। आपके लिए? सर मेरे लिए हमेशा से डिफेंस रहा एक बहुत बड़ा मुद्दा, और जो फौज में जाना चाहते हो? जी सर, मूंछों को देख के लग रहा है। जी सर तो डिफेंस रहा है, और अग्निवीर स्कीम जो है वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि हमारी आधी ज़्यादा सैलरीज जो बजट है स्पेंडिंग्स है, वो बजट सैलरीज एंड पेंशन्स में जाता है, जो कि अब मॉडर्नाइजेशन में जाना चाहिए। मुझे लगता है डिफेंस। यू आर इन फेवर ऑफ अग्निवीर? यस यस, अग्निवीर के फेवर में। और कोई कुछ बोलना चाहता है पीछे? सॉरी आप बोल चुके एक बार पहले, इनके पास आऊँगा। सर मेरा मुद्दा जो बेसिकली रहता है, वो क्लाइमेट चेंज को रहता है, कि बढ़ते हुए मौसम में जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है और किस तरह से एक कंट्री ग्लोबल वार्मिंग को टैकल कर रही है, उस तरह से जो पॉलिसीज आती हैं। कोई पार्टी उस तरफ ध्यान नहीं देती। हाँ, कुछ पार्टी ध्यान नहीं देती। वैसे तो बहुत सारे मुद्दे, लेकिन ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो ध्यान देने लायक है, क्योंकि फिर रहने लायक मौसम नहीं रहेगा। आप क्या शूट कर रही हैं? आप क्या सवाल पूछना चाहती हैं? ये हाँ बोलिए ना, आपका इशू क्या है? अगर आपको वोट डालना होगा, क्या देख के वोट डालेंगे? सर एम्प्लॉयमेंट जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें खासकर, और बाकी जो हमारी ओवरऑल ग्रोथ पे काम करेंगे उन्हें वोट। निधि मैम, ओवर टू यू। आपने सबकी बात सुनी। ये आप देखिए, ये हमारे देश की आबादी जो आधे से ज्यादा युवा है, भारत को एक युवा देश कहा जाता है, और वो युवाओं की बात है। जो हमारे नेतागण हैं उनके मुद्दों को शायद दरकिनार कर देते हैं और तमाम मसलों पर चुनाव हो जाते हैं, लेकिन जो युवाओं के मसले देखिए, पर्यावरण उन्होंने उठाया, जॉब्स उठाई उन्होंने। बहरहाल ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और विकास की बात भी इन लोगों ने की है। संजय जी, अगर आपसे क्योंकि आप कह रहे थे आप लोगों ने जो पोल करा, आप सर्वे लेकर आएंगे। जब अपने युवाओं की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत सोशल मीडिया पर भी ये एक्टिव होता है, आप लोगों ने अपने सर्वे में क्या पाया? जो युवा जो हैं वो क्या कह रहा है देश का युवा? बिल्कुल, एक दो बातों का जिक्र यहाँ पर भी हुआ। अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो बड़ी संख्या में युवा, शिक्षित युवा जो कहते हैं बेरोजगारी है, और बड़ी संख्या में लोगों ने ये भी कहा कि जितना आसान 5 साल पहले रोजगार के अवसर तलाशने में थे, उससे अब कहीं ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन सिर्फ उससे ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अंडर एम्प्लॉयमेंट जो एक शब्द होता है, कि आपकी डिग्री तो कुछ है, आपने पढ़ाई कुछ और की, लेकिन कुछ आपके मन मुताबिक रोजगार नहीं मिला, तो आपने कोई भी रोजगार
ज्वाइन कर लिया, लेकिन हमेशा इच्छा आपको रहती है कि आप अपने हिसाब से एक रोजगार तलाशें। इसी के लिए बड़ी संख्या में युवाओं को लगता है कि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। अच्छे रोजगार की तलाश लगातार युवाओं के बीच में बनी हुई है। एक सवाल मैं लेना चाहूँगा संदीप जी आपसे इसी टॉपिक पे, क्योंकि रोजगार पर बात हो गई है। क्या आपको लगता है संदीप सर कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है वो भी एक रोजगार का तरीका है? जैसे सरकार की तरफ से तर्क बार बार दिया गया कि इतने सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, इतने सारे ब्रिजेस बन रहे हैं, इतने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं, ये भी तो एम्प्लॉयमेंट का एक तरीका है और एम्प्लॉयमेंट पहुंच ही रहा है लोगों तक। सरकारी नौकरी ही करना क्यों जरूरी है? ये बात सुमित जी मैं मानता हूं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी एक एवेन्यू है, पर क्या उस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए हम जो स्किल सेट्स चाहिए उस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के डायरेक्शन में जाने के लिए क्या वो स्किल सेट्स दे रहे हैं? क्या वो एनवायरनमेंट हम बच्चों के लिए क्रिएट कर रहे हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, उस डायरेक्शन में जाएं? संजय जी और मैं जो सर्वेस करते आए हैं, दी डिमांड फॉर ए गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी चाहिए मुझे, वो अभी भी काफ़ी हद तक हाई है, मेजॉरिटी वही कहेंगे। सो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, जैसे संजय जी ने कहा, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है। इज इट अनएम्प्लॉयमेंट और सीकिंग बेटर एम्प्लॉयमेंट? ओके, लेकिन समस्या है, बट मैं इस समस्या का हल कौन ढूंढेगा? जो सरकार है क्या वो बेस्ट क्वालिफाइड है या जो विपक्ष में है वो क्वालिफाइड है? ये भी लोग देखते हैं। बिल्कुल जी, या बेरोजगारी की समस्या है, बट इस समस्या का हल कौन ढूंढेगा मेरे लिए? बिल्कुल, ये हल कौन ढूंढेगा ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या हर चीज सिर्फ सरकार करेगी? हमारे साथ यहाँ पर अजय उपाध्याय कांग्रेस के नेता जुड़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, आपने इन चुनावों में बेरोजगारी का मसला बहुत उठाया, तमाम मसले विपक्ष ने उठाए, खासतौर से कांग्रेस ने उठाए, लेकिन जो आज पोल ऑफ पोल्स, क्योंकि हम इस पे बात कर रहे हैं, जो ये इंगित कर रहा है, क्या ये इतना क्लिक कर रहा है, या जो हमारे युवा हैं, जो हमारे अगर ये आंकड़ा है भी ज़्यादा बेरोजगारी का, लेकिन लोगों को विश्वास है कि भाई देखिए कुछ ना कुछ राह निकलेगी, इसलिए इस तरह से वोट जा रहा है? निधि जी, पिछले 10 साल से जो सरकार है, उस सरकार ने जिस तरह के वादे किए और जिस तरह वादा खिलाफी लगातार होती रही, नौजवानों को भरोसा तो अब खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 60 लाख बच्चे जो है पेपर लीक का शिकार हुए, उसी तरह बिहार में, अन्य राज्यों में भी। तो नौजवान जो छात्र हैं, मुझे नहीं लगता जो सरकारी नौकरी का मतलब सच बात है, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत में उसको मानते हैं कि हम गवर्नमेंट का जॉब जो है वही जॉब है, उसी के लिए तैयारी भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और वो चाहते भी हैं। वो एक बड़ी मात्रा में नौजवान है, उनको जो है रोजगार ये सरकार नहीं दे पाई, कारण जो भी रहा हो। तो वो पूरे आज यहाँ भी जो बच्चे बैठे हैं और बाकी आप फील्ड में भी देखेंगे, तो ये मुद्दा इस चुनाव का एक प्रमुख मुद्दा रहा और हमने उसको प्रमुखता से उठाने का काम किया। मुझे लगता है इसके अलावा भी कई मुद्दे होते हैं, जब भी चुनाव होगा तो संविधान का मुद्दा हमारे लिए महत्वपूर्ण था। यहाँ पर एक अपवाद था, माफ करिएगा, अपवाद इज राइट वर्ड। अजय जी, एक मेरे साथ यहाँ बच्चा बैठा हुआ है, यंगस्टर है, और आपने कहा कि अग्निवीर के नाम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है लोगों में, लेकिन वो सपोर्टर है। उसने अभी अभी कहा कि अग्निवीर जैसी योजना बहुत ज़रूरी है देश की अर्थव्यवस्था को, देश के सरकारी खजाने को अच्छा बनाए रखने के लिए। अब आप क्या कहेंगे? हाँ सुमित भाई, अग्निवीर योजना के बारे में हो सकता है उन बच्चे का मैं सम्मान करता हूं, उनकी अपनी धारणा हो सकती है, पर हरियाणा के गांव में आप जाइए और देखिए, जब बच्चे सुबह तैयारी के लिए 5 किलो 7 किलोमीटर चलते हैं, दौड़ लगाते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के उन नौजवानों को देखिए जो सेना में जाना चाहते हैं, उनकी भावना जो है मास लेवल पे क्या है। जो तैयारी कर रहे हैं ईमानदारी से, उनकी भावना है कि अग्निवीर के बदले उनको अस्थायी नौकरी सेना में चाहिए, ताकि सेना की भी वो सेवा कर सके और अपने भविष्य को भी सुरक्षित रख सके। और ये सच्चाई है। 2.5 लाख नौजवान जो है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं, वो दिल्ली के सड़कों पर लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे। हमने पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जाकर कांग्रेस पार्टी ने इस इशू को उठाया। मैं खुद जम्मू कश्मीर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और भारी मात्रा में ये नौजवान जो है आज भी चाहते हैं कि अस्थायी सेना में उनकी भर्ती हो, शहीद का दर्जा मिले और उनको सारी सुविधाएं मिले जिसके लिए वो सेना में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल अजय, ये बहुत आपने, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने बात रखी, लेकिन क्या ये जनता में क्लिक करा? क्योंकि जो ये थे, ये केंद्र के लोकसभा के चुनाव थे। आप हमारे साथ जुड़े। अब हमारे साथ अमित मालवीय जुड़ गए हैं, बीजेपी के IT सेल के प्रमुख। धन्यवाद मालवीय जी जुड़ने के लिए। तो जो ये पोल ऑफ पोल्स में जो आंकड़े आ रहे हैं, जाहिर तौर पर राहत है, सुकून है कि
इस बार भी केंद्र में आप ही की सरकार बनेगी या आप लोग पहले से आश्वस्त थे कि यही होगा? हम बहुत आश्वस्त थे इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये हमारे आज़ादी के बाद के इतिहास में पहला ऐसा अवसर होगा जहां पे कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार अपना कार्यकाल संभालेंगे और अधिक सीटों और वोट शेयर के साथ सत्ता पर काबिज होंगे। ये जनता से उनका लगाव, उनकी सरकार द्वारा किए गए कामों को दर्शाता है और जिस तरह से लोगों की ज़िंदगी में मूलभूत परिवर्तन लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है, उसी का परिणाम है कि आज इतना बड़ा मैंडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलता हुआ दिख रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो वो इन एग्जिट पोल से भी बेहतर होंगे, क्योंकि आमतौर पर जब लैंडस्लाइड विन होती है तो एग्जिट पोल्स उसको ठीक से कैप्चर नहीं कर पाते हैं। मुझे आपके एग्जिट पोल से कोई शिकायत नहीं है, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि 4 जून को जो परिणाम होंगे वो इन एग्जिट पोल से काफ़ी बेहतर होंगे, लेकिन दिशा जो है वो आपका एग्जिट पोल तय करता है। और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। अमित जी, मैं सुमित बोल रहा हूं और आप तो आईटी सेल के मुखिया हैं और हम लोग काफ़ी देर से हम इस चर्चा भी कर रहे थे और एक चर्चा ये निकल कर आई हमारे आपस में कि भाई सोशल मीडिया पे चुनाव नहीं लड़ा जाता है, चुनाव ज़मीन पे लड़ा जाता है। और क्योंकि आप आईटी सेल के मुखिया हैं, आप खुद सोशल मीडिया संभालते हैं और बीजेपी को यहाँ तक पहुँचाने में आपकी अपनी बहुत बड़ी रणनीतिक तौर पर भूमिका रही है। मेरा सवाल ये है कि आपको भी लगा कि विपक्ष ने सारी की सारी रणनीति यही बनाई कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, उस पर फोकस रह गया रादर देन वोटर्स को अपने साथ लाने में? देखिए, विपक्ष को अपना कैंपेन कैसे चलाना चाहिए इस पर मैं उनको एडवाइस नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकता हूं कि किसी भी कैंपेन में नेता, नेतृत्व, नियत और नीति, ये सारी चीज़ें एक साथ कारगर होनी चाहिए। कांग्रेस के पास इनमें से कुछ भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के पास आज प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, नियत है और नीति है। उन्होंने पिछले 10 साल में जो काम किया उसका रिपोर्ट कार्ड है, अगले 5 साल में क्या करेंगे वो उन्होंने लोगों को बताया और 25 साल तक देश का विजन क्या है वो लोगों के सामने रखा। मैं खुद संगठन के जिम्मेदारी में हूँ, पश्चिम बंगाल का मैं प्रभारी हूँ और राष्ट्रीय स्तर पे मैं आईटी और सोशल मीडिया का काम भी देखता हूँ। दोनों विधियों को कैसे जोड़ के साथ चलना है वो मुझे समझ में आता है। अब कांग्रेस वालों को लगता है कि चंद लोगों को लेके सोशल मीडिया पे हल्ला मचाने से, आंकड़ों की हेरा फेरी करके, उसे तोड़ मरोड़ के, विदेशी ताकतों का सहारा लेकर अगर आप नैरेटिव को बदलने की कोशिश करेंगे और उसके आधार पर चुनाव जीतेंगे तो ये कभी नहीं होता है। और सोशल मीडिया कोई चुनाव के पहले 3 महीने करने वाली चीज़ तो है नहीं। लंबे समय तक हम जिस प्रकार से सरकार में रहे तो सरकार चलाएं, अगर संगठन में है, विपक्ष में है तो संगठन कैसे चलाएं, इन सारी चीज़ों पर ये आधारित होता है कि चुनाव में आपको कितना जन समर्थन मिलेगा और उसका परिणाम क्या होगा। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां इस चुनाव में 206 रैलियां और 23 रोड शो किए, गृह मंत्री जी ने 188 रैलियां करी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 135 के करीब रैलियां करी। आप मुझे विपक्ष का एक नेता दिखा दीजिए जो इसके इन आंकड़ों के आसपास भी आता है। तो अगर आप मेहनत ही नहीं करना चाहते, आप जनता से संपर्क नहीं करना चाहते और आप समाज को बांटने की राजनीति करना चाहते हैं, आप लोगों से उनका कमाया हुआ धन छीन के अपने वोट बैंक को बांटने की बात करते हैं, आप देश को उत्तर और दक्षिण में बांटना चाहते हैं, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में बांटना चाहते हैं, आप हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं, अगर ये आपकी राजनीति है तो स्वाभाविक रूप से आप नरेंद्र मोदी जी के सामने खड़े कैसे होंगे? वो तो एक ऐसे विशालकाय व्यक्तित्व के मालिक है जो सबको साथ ले चल के चलते हैं। अगर ये पोल ऑफ पोल से एग्जिट पोल जो 350, 360, 370 भाजपा को दिखा रहे हैं, हमारा अपना 361 आपको दिखा रहा है पोल ऑफ पोल्स में, सवाल ये है कि ये मॉरली 370 का आंकड़ा ना पा पाना
या 370 का आंकड़ा का एक ऐसा फिगर दे दिया कि विपक्ष ट्रैप में फंस गया कि 270 की बात नहीं करनी है, 370 की बात करनी है। साइकोलॉजिकल एज मिल गया शुरुआत से आपको, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सुमित जी, साइकोलॉजिकल एज भी तो वही व्यक्ति दे सकता है ना जिसने काम करा हो, जिसने मेहनत करी हो, जिसका जनता के साथ संपर्क हो। वैसे तो मैंने सुना अखिलेश यादव ने भी कहा था कि सपा की 79 सीटें आ रही हैं, शुक्र है उन्होंने 80 में 80 नहीं कहा। तो आप आंकड़े दें और उस आंकड़ों पर कोई यकीन ना करें, ये इसका तो कोई औचित्य नहीं है। और मैंने जैसे आपको कहा, ये एग्जिट पोल है। एग्जिट पोलस्टर्स कभी भी लैंडस्लाइड वाले चुनाव को ठीक से आज तक प्रिडिक्ट नहीं कर पाए। कितने एग्जिट पोलस्टर थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के लैंडस्लाइड को सही सवाल तरीके से दर्शाया? क्योंकि आपको हमारे अंग्रेजी चैनल में भी जाना है। एक संक्षेप में सवाल, जब जीत होती है जो इंडिकेट हो रहा है यहाँ पर एनडीए की, क्या आपको लगता है सर जो विपक्ष की जो सोशल मीडिया पर फाइट थी वो उन्होंने दी एक फाइट, कोशिश की, आप कैसे आंकेंगे उनकी कोशिशों को? मुझे आंकने की क्या ज़रूरत है? जनता ने जो परिणाम दिए हैं उसी से स्पष्ट हो जाता है कि कौन कितना प्रभावी था और कौन प्रभावी नहीं था। जो भी इस पर इवैल्यूएशन करना था वो जनता ने कर दिया है। 4 जून को परिणाम आएंगे और हम अगले 5 साल के सरकार के काम को आगे ले जाने की चिंता करेंगे, और विपक्ष अपना घर कैसे समेटे वो उनको चिंता करनी है। मुझे उनके काम का आकलन क्यों करना है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित मालवीय वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। अमित मालवीय बीजेपी के बड़े नेता, आईटी सेल के मुखिया, वेस्ट बंगाल के प्रभारी, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त बातचीत कर रहे थे। कुछ और यहाँ पे छात्र हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं, उनके पास चलना चाहूँगा मैं। बहुत देर से आप हाथ उठा रही, क्या कहना चाह रही है, बोलिए। मेरा सवाल ये है कि अक्सर हम लोगों को हिंसा के केसेस मिलते हैं अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से से, पोलिंग बूथ से, तो ऐसे में हम लोग एग्जिट पोल्स पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? अच्छा, एग्जिट पोल पे कैसे? जी सॉरी, बोलिए। जैसे हिंसा से प्रभावित जो क्षेत्र हैं उनमें इलेक्शन कमीशन क्या क्या नए रिफॉर्म्स ऐड ऑन कर सकती है ताकि हम भरोसा कर सके और क्रेडिबिलिटी ज़्यादा बढ़ पाए वहाँ के क्षेत्र की? ये सॉरी, हाँ बोलिए। मैं उसी में ऐड ऑन करना चाहती हूँ। आज जैसे 7वें चरण का वोटिंग था झारखंड में गोड्डा में, तो वहाँ पे विशेष पार्टियों की पर्ची बांटी जा रही थी लोगों को बरगलाया जा रहा था। तो हम कैसे भरोसा करें कि ये फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं? ये सब इम्पोर्टेंट सवाल है। मेरे ख्याल से इसका जवाब संजय जी आपको देना चाहिए, बीच वाले संजय जी। इलेक्शन कमीशन का रोल को लेकर बेसिकली सवाल हो रहा है कि कैसे ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट चुनाव हो, ये भरोसा कैसे जागे जनता में? एक बात मैं कह सकता हूं कि इलेक्शन कमीशन का कॉन्डक्ट जो है, इलेक्शन पूरी तरह से फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, और ये पर्ची का कोई हेरा फेरी, पर्ची अलग अलग पार्टियां हो सकता है कि दें, उसमें जो पोलिंग जहां आप मतदान करते हैं वो बिल्कुल सही जगह पे मतदान करते हैं, वो मतदान सही काउंट होता है, और हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस टाइम टेस्टेड है। यही कारण है कि कई प्रदेश में जब आप बीजेपी पे आरोप लगाते हैं तो प्रदेशों में कई बार कांग्रेस प्रचंड विक्ट्री से जीती। जिस समय 2014 में नरेंद्र मोदी जीत करके आए थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय इलेक्शन कमीशन पे तमाम आरोप लग रहे थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, मतलब ये सोशल मीडिया जिसकी आप अभी इतनी चर्चा कर रहे थे, या हारता हुआ व्यक्ति जो है कई बार अपना मोरल ठीक रखने के लिए और अपने से ज़्यादा मतलब अपने कार्यकर्ताओं का या सपोर्टर ग्रुप का वो किसी पे ठीकरा फोड़ता है। तो ईवीएम बेचारा खुद बोल नहीं सकता, उसके लिए किसी और को खड़ा होना पड़ता है। तो इसलिए तमाम तरह की बात बोलना, पहले आप बोलिए फिर मैं पूछता हूँ। रिबटल नहीं है, संजय जी की बात को मैं एक तरह से मानूंगा दैट ईवीएम्स का जो है माल फंक्शनिंग हो सकता है, मैनिपुलेशन नहीं हो सकता, वो मैं बट और एक बात है, इलेक्शन कमीशन का रोल केवल ईवीएम और कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन अ फ्री एंड फेयर वे वहाँ तक सीमित नहीं है। जो प्रारंभ में मैडम ने बात उठाई, ये 6 हफ्तों का एक जो सिलसिला हमने देखा, पहला पोल से आखिरी पोल तक, इस पे थोड़ा हमें विचार करना पड़ेगा। पिछले बार 5 हफ्ते थे, इस बार उसको 6 हफ्ते बना दिया। क्या एक सुस्ती आ गई है? क्या जब पहला वोटर ने वोट डाला और आखिरी दिन आज जब वोटर ने वोट डाला, क्या परिस्थिति अलग थे जब हमने वोट डाला? इस पे मुझे लगता है थोड़ा विचार करना पड़ेगा। 7 राउंड रखिए, बट 7 राउंड के बीच इतना फासला रखना, ये शायद
इस चुनाव के बाद इसकी चर्चा होनी चाहिए। मैं एक जो बात संजय जी ने कही थी ठीकरा, तो मैं ठीकरे पे आना चाहता हूं। कार्यक्रम के आखिरी फेज में हम लोग धीरे धीरे आते जा रहे हैं। अगर ये इस पे मैं जोड़ दूं, जो चुनाव आयोग की बात हुई उसमें पहली बार देखा कि पार्टी अध्यक्षों पर भी ठीकरा आया था, नेताओं का नाम नहीं आया था। एक देखिए, एक फिगर आया है मेरे सामने, न्यूज 24 टुडे चाणक्य का 400 नंबर दे दिए। 400 का फिगर भी आ गया है टुडे चाणक्य के मुताबिक कि 400 सीटें एनडीए जीत सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है। अब तक का पहला ऐसा पोल है जो क्लीन 400, दूसरा इंडिया टीवी ने भी 401 दिया था, रेंज में दिया था, पर ये एग्जैक्ट 400 दे रहा है, +-15 के साथ दे रहा है। यानी अगर +15 भी होगी तो 450 हो जाएगा। खेमे के लिए बहुत बड़ी खबर है। हाँ, बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर नहीं, राजीव गांधी का जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। नहीं, राजीव गांधी का कांग्रेस का रिकॉर्ड नहीं, कांग्रेस उस समय कांग्रेस का वर्चस्व ऐसा था ना, कांग्रेस का वर्चस्व थी शायद 403। 14। अच्छा, तो संजय जी अब 402 बारी अगर आ गया ऐसा तो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें तो अभी भी प्रोबेबिलिटी हाई नहीं लगती है। हाँ। क्योंकि तकरीबन 13 या 14 लोगों ने अभी तक एग्जिट पोल के अनुमान दिए हैं, तो उसमें 2 लोगों का अनुमान 400 पार है। प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल है, 20% प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने आप को उस प्रोबेबिलिटी के नजदीक नहीं पाता। मुझे लगता है कि उससे कम होगी, उससे कम होगा। अब चलिए ठीकरे पे आना चाहता हूँ, जिसमें मैं आना चाह रहा था। और ठीकरा ये कि अगर मान लीजिए ये दिशा सही चल रही है, इसी दिशा में पोल्स, जो पोलो पोल्स है उसी दिशा में नतीजे 4 जून को आते हैं, तो इंडिया ब्लॉक का क्या होगा? ठीकरा किसके सर पर फूटेगा? संदीप जी आप बताइए, सबसे बड़ा शिकार कौन होने वाला है? ये हमने पहले से ही एक बड़ा अगर शुरू में लगाया है। अगर ये एग्जिट पोल सही निकला तो जो ऑपोजिशन का गठबंधन है, काफ़ी सवालें उठेंगी। उसमें से मेजर पार्टी जो है, क्या उसने ठीक किया? क्या जो हम हमेशा 2-3 नायक लीडर से पूछते आए हैं, आपका गठबंधन था लेकिन प्रोग्राम क्या था, आपका स्ट्रैटेजी क्या था, आपका कॉमन फोकस क्या था, वो तो दिखा नहीं। आपने कारण ले लिया कि नहीं ये लोकल पे हमने फोकस किया। एक राष्ट्रीय चुनाव, एक नेशनल इलेक्शन में क्या लार्जर इश्यूज के करना चाहिए? आई थिंक इन सब विषयों पे तो जो एचएम ने कहा, अमित शाह जी ने, कि खड़गे साहब पे ठीकरा फूटेगा, क्या ये होने वाला? आपके राज्य से भी आते खड़गे साहब, कर्नाटक से। प्रश्न तो आएंगे यहाँ पे, जरूर सभी लीडर्स पे प्रश्न तो आएंगे। ठीकरा तो कांग्रेस पे ही फूटना है। नीतीश कुमार से शुरुआत हुई थी, ममता बनर्जी मतलब ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ करके कहती हैं कि अंदर है। अभी टीएमसी के प्रवक्ता ने क्या कहा, बीजेपी ने जो वोट लिया वो सारा का सारा वोट कांग्रेस का था। कांग्रेस के प्रवक्ता वहाँ बैठे थे। आम आदमी पार्टी तरह तरह से, मतलब क्या होगा आप समझ सकते हैं। और खरगे साहब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अकेले वही बोले, 25 लोग साथ में खड़े थे, प्रधानमंत्री के एक तरह के वो उम्मीदवार भी हैं, मतलब उस तरफ से। तो ठीकरा जो है खरगे साहब के सर पे वो जाकर के फूट सकता है। संजय जी हंस रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ, ठीक कह रहे हैं, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि देखिए राहुल गांधी ने जिम्मेदारी ली, जिन राज्यों में कांग्रेस गठबंधन का गठबंधन पार्टनर है और ऐसे राज्यों में जहां रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, वो भी ब्लेम करेंगे कांग्रेस पे और कहेंगे कि कांग्रेस के कारण हमें नुकसान हुआ। और जहां 1-to-1 कंटेस्ट है कांग्रेस का, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, ऐसे तमाम राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा अगर इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं तो भी विपक्षी पार्टियां सब यही कहेंगी कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत खराब था, इसी के लिए हम हार गए। बिल्कुल। तो क्या ये आज ही सपा का कोई नेता कह रहे थे कि हमारे कार्यकर्ता थे जो जाकर के उनके बूथ पे बैठे, कांग्रेस वो प्रक्रिया वहीं पे जाकर के बिल्कुल। संजय, सवाल तो पहले भी उठे क्योंकि जो गठबंधन था, इनकी बैठकें ही नहीं हो रही थी और ये बहुत हताशा की बात इस गठबंधन में सामने आई थी। फिर जैसे अभी देखिए आप, पंजाब में अलग है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी आज की बैठक में शामिल नहीं होती हैं। हालांकि ये जो वोट पड़ रहे थे आज, इस सब का जो इंडिकेशन या प्रभाव आम जनता पर पड़ता है वो विश्वास बनना, क्या आपको लगता है सर शास्त्री जी? देखिए, जब अलायंस बनी, लोगों ने सोचा कॉमन प्रोग्राम होगा पूरे सभी बीच में टोक रहा हूं माफी के साथ, एनडीटीवी का पोलो पोल्स का नंबर भी चेंज हो गए हैं और पोलो पोल्स के नंबर अब ये बोल रहे हैं कि एनडीए के खाते में 366 सीटें आ रही है। जो 361 था वो टुडे चाणक्य का नंबर आने के बाद इंप्रूव कर गया, 366 पर चला गया है। इंडिया ब्लॉक 144 पर है और अदर्स के खाते में 33 सीटें हैं।
366 144 33। एक छोटी सी चीज पूछ सकूं, जैसे बीजेपी का ब्रेकअप पूछा था, क्या इसमें कांग्रेस का ब्रेकअप वो है कि तीसरी बार उनको विपक्ष का दर्जा मिले कांग्रेस की सीटें इंप्रूव हुई हैं। कांग्रेस 64 के आसपास, इस बात 64 के आसपास दिखाई जो मैंने लास्ट देखा था। उनके लिए खुशी का ये अगर ये नंबर्स ठीक रहे तो वी विल हैव फॉर्मल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन दिस टाइम। वो तो हो जाएगा। आप जवाब दे, सॉरी मेरा बीच में टोका। जब अलायंस बनी, सभी का मानना था कि हर एक राज्य में एक अलायंस का सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कॉमन कैंपेन होगा, कॉमन स्ट्रैटेजी होगा। वो हमने चुनाव में नहीं देखा और उसके वजह से ये अलायंस थोड़ा वीक हुआ होगा। वो मेरा मानना है कि कॉमन स्ट्रैटेजी के बिना आप लोगों के सामने कैसे जाएंगे कि हम एक अलायंस हैं करके। और जैसे दो राज्यों में, वेस्ट बंगाल में हो, पंजाब में हो, आप एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे वहाँ पे। सो अलायंस में आप अपने पार्टनर के साथ ही अगर आप चुनाव में लड़ रहे हैं तो ये अलायंस कैसे हुआ? और नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा, इतना स्ट्रांग हो गया बीते 10 सालों में दुनिया भर में, देश में तो है ही है, दुनिया भर में। आपको लगता है कि वैसा स्टेचर पाने के लिए विपक्ष के किसी बीच वाले संजय, वैसा स्टेचर पाने के लिए अभी विपक्ष को काफी और मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि चुनाव में जब वोट पड़ता है तो लोग क्रेडिबिलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे 1 लाख वोट खटाखट खटाखट, 1 लाख रुपए खटाखट खटाखट खटाखट। दूसरी तरफ बीजेपी वो चीज़ प्रॉमिस नहीं कर रही। पिछले बार कांग्रेस ने अब होगा न्याय 72,000 प्रॉमिस किया था, लोगों ने उसको बाई नहीं किया। तो एक आपकी वो पर्सपेक्टिव, देश को एक स्ट्रांग लीडर की जरूरत है, ये बहुत सारे लोग मानते हैं। मानव जायसवाल मेरे साथ है। मानव जायसवाल ने एक बात उठाई भी थी उस दौरान और कहा, इस पर ईमानदारी से माना कि हम जब राष्ट्र का चुनाव लड़ने जाते हैं तो उतना बड़ा चेहरा हमारे पास नहीं रहता है। ममता बनर्जी इसीलिए पीछे रह जाती है मुकाबले में। क्या मानव, मेरा सवाल आपसे यही है, क्या नरेंद्र मोदी जैसा नेता बनने के लिए विपक्ष के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसकी पूरे हिंदुस्तान में पहचान हो, पकड़ हो, अपनी एक क्रेडिबिलिटी हो? अब आप सब सूबों के नेता बन के रह गए हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है कि इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। हर प्रांत का अपना महत्व है, हर प्रांत के नेता, अपनी जनता, उनका एक अपनी जीवन शैली है और वो पूरे बोले तो एक बड़े हिंदुस्तान को आकार देता है। ये बड़ा साधारण हो जाएगा कि मैं बोलूं कि भाई कोई दूसरा नेता नहीं है। ऐसा नहीं है। ये भारत है, ये हमारा और आपका भारत है। और ये भारत आज का नहीं है, ये 2014 में पैदा नहीं हुआ है। ये जो नैरेटिव चलता है ना, ये नरेंद्र मोदी जी जो ब्रांड है, ये इसी नैरेटिव की वजह से तो है। आज मैं आपको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी जर्नलिस्ट, किसी एंकर, किसी प्रचार तंत्र, मीडिया को नहीं चैलेंज कर रहा हूँ। मैं प्रश्न करना चाहता हूँ मीडिया हाउसेस के ओनर्स को जो ये प्रोपेगेंडा चला के और यूनियन ऑफ स्टेट्स होने का पे कभी हम लोग चैलेंज नहीं कर रहे हैं। या तो मैं सवाल आपको समझा नहीं पाया या बड़े स्मार्टली आपने उसको डाइवर्ट कर दिया। मैं फिर सवाल पे लौटता हूँ। क्या ममता बनर्जी जो 42 पार्टियों की सीटों वाले प्रदेश से आती हैं, क्या ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में टीएमसी की उतनी एक्सेप्टेबिलिटी होगी? देखिए, एक्सेप्टेबिलिटी है, होगी नहीं है। हमने इलेक्शन नहीं लड़े हैं, ऐसा तो नहीं। हमने भदोही में इलेक्शन लड़ा है। आज आपने देखा, अभी कुछ देर पहले जब गुरु जी बैठे थे यहाँ पे, बीजेपी के नेता, उन्होंने क्या बोला कि भाई हमने लास्ट चरण जो आज हुआ, हमारा 4-5 सीटें जो हमारी हुई, तो हमको बड़ा फायदा हुआ। और हमारे यहाँ गुरुजी ने जिन्होंने बताया कि भाई इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से 7 फेजेस ऑफ इलेक्शन करा रही है, तो क्या गतिविधियां बदली, क्या परिस्थिति बदली कि पहले और आखिरी वोटर्स के बीच में। तो बात यह है कि भाई सुविधा किसको मिलनी चाहिए। आज आपने सारे नेतागण, सारे तंत्र शस्त्र आपके पास है। अमित मालवीय जी ने बहुत विशालकाय व्यक्ति है, तो भाई विशालकाय व्यक्ति 2 करोड़ 2.25 करोड़ रुपए अपने प्रचार में तो डेली लगा ही रहा है। तो विशालकाय व्यक्ति नहीं होगा तो कौन होगा? ममता बनर्जी ने जो संघर्ष 34 साल के बाद बंगाल को अंधकार से बाहर निकालने का किया है, तो अभी 3 ही टर्म हुआ है, 11-12 साल हुआ है। मोदी जी आए हैं, संदीप शास्त्री जी कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद आपसे। आपकी बात को मैं मानता हूं। ऑपोजिशन अलायंस ने एक बात तो ठीक किया कि इसको लीडरशिप फाइट नहीं बनने दिया, बिकॉज अगर ये लीडरशिप फाइट बनता तो काफी मुश्किल हो जाता। लेकिन ऑपोजिशन अलायंस ने कहा कि ये लीडरशिप फाइट नहीं है, ये पॉलिसीज पे फाइट है, ये स्ट्रैटेजीज पे फाइट है, ये ऑल्टरनेटिव्स पे फाइट है। बट लेकिन वो ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज एक तरह से वोटर्स को दिखा नहीं, हर एक राज्य में वो अलग था। इससे कुछ आपको अलायंस को कुछ नुकसान हुआ होगा इससे?
देखिए सर, अब मैं आपके साथ बड़ी साधारण सी बात करना चाहता हूँ। बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में, हर जगह जो फाइट थी, जो नरेटिव की जो सेगमेंटेशन था वो भिन्न था। जैसे बंगाल में बंगाल के सम्मान की, बंगालियत की और बंगाल को जिस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है, ये उसके विरुद्ध की लड़ाई थी। हम लड़ रहे थे हमारे सम्मान के लिए, तो यहाँ की जनता उसके लिए बाहर निकली। महिलाओं के सम्मान के लिए महिलाएं उसके लिए निकली। जब आप बिहार और उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो हमारे एक छोटे भाई हैं अग्निवीर के बारे में, उनको शायद बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन उनको एक बहुत मूलतः जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके माता पिता किसी अग्निवीर के थ्रू अगर आप वहां पे जॉब में मिल जाते हैं, तो आपके माता पिता कोई मिलिट्री हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज नहीं करा सकते जी। बिल्कुल माना। आज 24 घंटे मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे खत्म करने दीजिए, गिव मी सम टाइम। Then again, अगर आप जब डाउन साउथ जाते हैं तो साउथ जी, we are short of time. I'm really sorry. I know we all short of time, but thank you so much. नहीं, और बिल्कुल चुनाव आपने लड़ा है, मजबूती से झलक रहा है, मेहनत करी है आप लोगों ने, सब नेताओं ने मेहनत करी। आप जुड़े हमारे साथ। तो एनडीटीवी पोल्स ऑफ पोल्स में सुमित, अंत में जो हमारे आंकड़े सामने आ रहे हैं वो 366 आ रहे हैं और 144 यूपीए के आ रहे हैं और 366 एनडीए, 144 इंडिया और अदर्स के खाते में 33 सीट्स हैं। तो इसी नोट पर, इसी जगह पर पोल ऑफ पोल्स को यहाँ में विराम देते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां आप सब अपने लिए बजा सकते हैं। अच्छे सवाल पूछे, अच्छा शो रहा। हम ये उम्मीद करते हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो उस नतीजों में भी ये जोश दिखता रहेगा जो यहाँ पर WBE के सेट पर दिखा है। थैंक यू मैम, थैंक यू संदीप जी, थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।